बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। दरबार लग चुका था। जब बादशाह अकबर दरबार में पधारे तो उन्होंने देखा कि वहां सब उपस्थित थे, परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। बादशाह काफी देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे। जब बीरबल को आने में बहुत देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उन्हें लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत ने वापस आकर बीरबल का संदेश राजा को बता दिया। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय गुजर गया तो बादशाह को बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। बादशाह को लगा कि अब तो बीरबल अवश्य ही आ जाएंगे। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल के जिद्दी बेटा 55 बारे में बड़ाई करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र ही कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभाभवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म न मानने और दरबार में समय से उपस्थित न होने का कारण पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वह शांत नहीं हुआ है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। लड़के का बहाना बनाकर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के के रोने का प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। चुप ही नहीं हो रहा था। बादशाह के कारण पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूं। लड़का बहुत रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ने लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु सामने रखे गन्नों से उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने मोटा और अच्छा गन्ना निकाल कर दिया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर पता चला कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते 56
जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहत है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोल कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछन कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक पर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर बते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं चापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जहां पनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला स्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने कबर बादशाह से अनुरोध किया, जहां पनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक ठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 58। मूर्ख कौन? अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होश पहले ही उड़े हुए थे। अब यह बात सुनकर उनका रहासा होश भी गायब हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा के आदेश से रखी जाती है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल उसे डांटते हुए बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों तक आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने के लिए बहाना बना रहे हैं। बादशाह को आपकी किसी वस्तु की जरूरत हो तो आप नहीं देंगे। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या, इस देश में किसी की भी हस्ती नहीं है कि जो उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर सके। यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला अंदर तक कांप गया। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा डर था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, दाढ़ी के बदले 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा देने की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 अशर्फिया दे दी गई और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी गई। मुल्ला ने 10 अशर्फिया लीं और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर, जान बची तो लाखों पाए, समझकर घर के लिए तेजी से चल दिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को दरबार में बुलवाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी महाराज की आज्ञा मिलते ही तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है।
इसके बदले में मुहमांगी कीमत आपको दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी है, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसमें गरीब या अमीर की कोई बात ही नहीं है। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। तुम जो कीमत मांगोगे तुम्हें दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। मूर्ख कौन? 59। व्यापारी डरता हुआ बोला, जहां पनाह हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो मैंने इन्हीं बालों की खातिर 5,000 अशर्फिया खर्च की थीं। फिर जब पिताजी मरे तो उतनी ही फिर खर्च कर की, और इन्हीं वालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च हो गई, और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुई। यह लो 20,000 अशर्फिया और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुड़वाने बैठ गया। जैसे ही नाई ने दाढ़ी को हाथ लगाया, व्यापारी को गुस्सा आ गया। व्यापारी ने झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस बेतुकी बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपनी 20,000 अशर्फिया लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, अब तो आपने जान ही लिया होगा कि व्यापारी 20,000 अशर्फिया भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 अशर्फियों में ही दाढ़ी मुड़वा दी। अब बताइए महाराज, कौन चालाक और कौन मूर्ख? महाराज चुप थे। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को बचा लेता है। 15। झक मार रहे हैं। इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, झक मार रहे हैं। 61 है। यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है।
अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा, बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए। बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कभी उसे पुचकारते तो कभी उसे हंसाते। तभी खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से बादशाह बच्चे के हाथ की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में मौजूद सब लोग तारीफ पाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर अपने विचार बताने लगे। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ, लेकिन किसी भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा। बादशाह अकबर हर समय राज्य की चिंता में डूबे रहते थे। इसी कारण उनके दिमाग में तरह तरह के विचार उठते रहते थे। एक दिन कुछ सोचते सोचते उनके दिमाग में यह बात आई कि मुगलों के इतिहास को लेकर शाही रामायण भी बननी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां मुगलों के ठाठ बाट के बारे में जान सकें। यह सोचते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया और यह कार्य उन्हें सौंप दिया। बीरबल आदेश का पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन रामायण लिखने में आने वाली सारी कठिनाइयों के बारे में बताते हुए बीरबल ने बादशाह को बताया, जहांपना, शाही रामायण तैयार करने के लिए फिलहाल 20,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। 20,000 सोने के सिक्के? बादशाह ने कहा। जी हाँ, मेरा विश्वास है कि 20,000 सोने के सिक्के और 6 महीने की छुट्टी मिलने पर यह कार्य पूरा किया जा सकता है। बीरबल के कहने के अनुसार उसे 20,000 सोने के सिक्के और 6 महीने की छुट्टी दे दी गई। उन सिक्कों को बीरबल अपनी इच्छानुसार जनता की भलाई में खर्च करने में 2 महीने तक लगे रहे और आराम से घर पर रहकर छुट्टियां बिताई। 46 शाही रामायण। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, महाराज, अभी यह पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ कार्य बचा है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह सिर हिलाते हुए बोले। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही रामायण के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी थीं। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल यही राय लेने आया हूं, क्योंकि आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको शाही रामायण की नायिका के पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? इस बात के बारे में पता चलते शाही रामायण 47 कि मैं यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने सबसे बड़ी बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया।
इसके बाद बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दी और फिर पूछ रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों तक दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था। आप भी जिसके यहाँ रह चुकी हो यह व्यक्ति बता दीजिए, जिससे मैं रावण की लंका को उस स्थान से बदलकर लिख दूंगा। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को पूरा कर दूंगा। बीरबल को इस बात को सुनकर प्रधान बेगम गुस्से में आगबबूला हो गई। बीरबल शीघ्रता से वहां से लौटे और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने उपस्थित हुए। चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बीरबल ने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध के बारे में बादशाह को विस्तार से बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के शाही रामायण लिखवाने के विचार का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं गया। 20,000 सिक्कों का तुमने जनता की भलाई के लिए उपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, यदि आज्ञा दें तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछ तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है। बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर उनकी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी ता शाम को उन्हें थकान महसूस होती थी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। लेकिन वह शराब को सबसे हिपका ही पीते थे। फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पता लग ही गया कि महाराज शराब पीते हैं। बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया और योजना बनाने लगे। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें छिपकर गए और वहां की हर वस्तु को ध्यान से देखने लगे। बाद में वहां की चीजें इधर उधर बिखेरकर बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को कुछ अटपटा तो लगा, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को दरबार में पुनः बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए और बार बार पोटली छुपाने का बहाना बनाने लगे। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने पुनः अपना जवाब बदला और बोले, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझलाकर बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने फिर अपना जवाब बदला और कहा, हाथी है। बादशाह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज तुम्हें मृत्युदंड निश्चित है। यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बटा 50 बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह को लगा कि बीरबल ने शराब पी है और वह अवश्य ही होश में नहीं है, इसलिए ऊटपटांग हरकतें कर रहा है।
शाम को जब नवरत्न महाराज के साथ बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने उन्हें भी देखा और पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब ही कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर हमारे पूछने पर ऊटपटांग जवाब दे रहे थे? बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। शिक्षा: व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12. किसके पाँव सुंदर? बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थी, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पांव आपके पांव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं।